वेलकम। आप लोगों का स्वागत है बिग बिग लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग यूपीएससी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सामान्य विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और उस सामान्य विज्ञान को मैंने बताया था कि जो प्री का एग्जाम है उसके सामान्य विज्ञान में जो प्री के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो सामान्य विज्ञान की जो पहली कड़ी है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे ह्यूमन बायोलॉजी का। क्लियर? और इस ह्यूमन बायोलॉजी के अंतर्गत जो पहली टॉपिक है वो है आपकी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसको हम हिंदी में कोशिका विज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है। और कोशिका विज्ञान का मतलब होता है, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल्स का मतलब है कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन। ठीक। जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो जीवन की उत्पत्ति में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था वो था A.I. ओपेरिन साहब का। उन्होंने भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है। और उस भौतिकवाद के सिद्धांत में बोला था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है। जैसा कि आप लोग अगर भूगोल पढ़े होंगे तो उसमें बिग बैंग थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिग बैंग थ्योरी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। और जब ग्रहों का निर्माण हुआ तो उसी ग्रहों के निर्माण के फलस्वरूप पृथ्वी भी बनी। फिर पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ। तो इसी पृथ्वी पर जो आज से लगभग 4.6 वर्ष पहले जो पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ, और सबसे पहला जो पृथ्वी पर जीव बना वो था आपका समुद्र में बनने वाला एक तरीके से साइनोबैक्टीरिया नाम था। आजकल उसी साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, इसको ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि हम लोग एक इसको अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो उसी ओरिजिन ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग पहले सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने समुद्र में। फिर उनके अंदर और म्यूटेशन होता गया तो समुद्र में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स बने। फिर वो समुद्र से निकलकर जीव धरती पर आने लगे, क्योंकि उस समय जो एटमॉस्फियर था वो अपचायक था। एटमॉस्फियर में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। लेकिन जैसे ही समुद्र में आज से लगभग 4.6 वर्ष पहले पृथ्वी बनी और 3.5 वर्ष पहले पृथ्वी पर जो जीवन प्रारंभ हुआ, तो साइनोबैक्टीरिया ने एक अपने अंदर पौधों जैसे गुण को उत्पन्न किया। और जब पौधे जैसे गुण का उत्पन्न किया तो वो फोटोसिंथेसिस किया। और फोटोसिंथेसिस करने के उपरांत ऑक्सीजन अब एटमॉस्फियर में रिलीज होने लगी। तो जब ऑक्सीजन एटमॉस्फियर में रिलीज होने लगी तब जंतु समुद्र से निकलकर पृथ्वी पर आने लगे। जब नया वातावरण में वो आए तो उसमें से कुछ अपने आप को सरवाइव किए और कुछ क्या हो गए, मर गए, समाप्त हो गए। यहीं पे डार्विन का भी कॉन्सेप्ट आता है। डार्विन साहब ने यही बोला था कि हर एक जीव प्रकृति के साथ लड़ता है, और जो जीव सफल हो जाता है वो अपने आप को सरवाइव कर लेता है, और जो असफल हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। इसी तरीके से इस पृथ्वी पर तब से लेकर अब तक कई प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण हुआ। अब वैज्ञानिकों के अंदर यह कौतूहल बन गया कि आखिर ये जीव जंतु पेड़ पौधे जो बने हैं वो बने किसके हैं। तब वहां पे सबसे पहले रॉबर्ट हुक का कॉन्सेप्ट आया। रॉबर्ट हुक ने एक सिद्धांत दिया था, बताया था कि जितने भी जीवधारी हैं और जितने भी पौधे हैं, जिस सबसे सूक्ष्मतम चीज से बने हैं वही सबसे सूक्ष्मतम चीज क्या है, कोशिका। यानी सभी जीवधारियों, और एक आप समझ जाइएगा, अगर टर्म आ रहा है जीवधारी तो जीवधारी का मतलब जंतु और पौधे दोनों होते हैं। जंतु, अगर हम जंतु की चर्चा करेंगे तो अलग से जंतु की चर्चा होगी, अगर हम पौधों की चर्चा करेंगे तो अलग से पौधों की चर्चा होगी। लेकिन अगर हम जीवधारी की चर्चा करते हैं तो जीवधारी का मतलब होता है जंतु और पौधे। ठीक है। तो जो सबसे सूक्ष्मतम चीज, जिस सबसे सूक्ष्मतम चीज से बने हैं वही कहलाती है आपकी कोशिका। और साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान क्या है, इन्हीं कोशिकाओं का अध्ययन है। तो इस अध्ययन के अंतर्गत, इस साइटोलॉजी के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं, कोशिका का, सेल का। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। अब ये जो कोशिका है, ठीक है ना, इसी का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है, शाखा है,
जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। अब इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वास्तव में कोशिका है क्या। ठीक है, देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले हमको दो चीजों पे गौर करना है कि उस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है और उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं। दो चीजें, चाहे वो कोई भी, साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट के आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप देखिए कि आपके सिलेबस में क्या है, और दूसरी चीज उस टॉपिक से रिलेटेड अब तक कितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। दो चीजें। तो इस टॉपिक में कोशिका के अंतर्गत हम देखेंगे कि वास्तव में कोशिका है क्या, फिर इसके कार्य क्या है, कार्य क्या है, इसके फंक्शन क्या है। ठीक है, दो चीजें, और इन्हीं दो चीजों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आइए चल के देखते हैं सेल क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीव, प्रत्येक पौधे जिस सबसे छोटी चीज से बने हैं, जिस सबसे छोटी वस्तु से बने हैं, वही सबसे छोटी वस्तु क्या कहलाती है? कोशिका। जैसे आप एक कल्पना करें कि एक बिल्डिंग है, तो अगर हम ये कहें कि एक बिल्डिंग की यूनिट क्या हो सकती है, एक मकान की यूनिट क्या हो सकती है, तो आपका दिमाग जाएगा कि मकान में वह सबसे छोटा पार्ट क्या है जिससे पूरा मकान बना है। तो वह छोटा पार्ट है आपका ब्रिक्स, ईंट। तो हम कह सकते हैं कि ईंट क्या है? उस पूरी बिल्डिंग की इकाई। इकाई जो होती है वो सबसे छोटी मानी जाती है। तो कोशिका भी क्या है? किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें कोशिका की, तो कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी जीवधारी की, ठीक है, किसी भी जो जीवधारी हैं या जीव हैं या फिर आपके पौधे हैं, उन पौधों की क्या है? सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, यानी कि सेल इज द यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका क्या है? जीवन की इकाई। जैसे ईंटें बिल्डिंग की इकाई हैं, उसी तरीके से कोशिकाएं क्या होती हैं? किसी भी जीवधारी की इकाई होती हैं। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई अगर कर दें तो ये कहा जाता है कि कोशिका किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती। यानी कोशिकाएं क्या होती हैं? किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे आपकी पूरी बॉडी है, ठीक है ना, आपका पूरा शरीर है, तो इस पूरे शरीर में क्या होता है कि आपके हाथ हैं, पैर हैं, सबका अलग अलग वर्क है। उसी तरीके से एक साधारण सी कोशिका में बहुत सारे भाग होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोशिकांग, और सभी कोशिकाओं का, कोशिकांग जो होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि वास्तव में कोशिका क्या है, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। अब कोशिका के अंदर कौन से भाग पाए जाते हैं और उनके क्या इसके प्रमुख प्रमुख कार्य। ठीक है, तो सेल के बारे में अभी हम लोगों ने क्या जाना कि सेल क्या है? किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और जीव के अंदर जितनी भी, चाहे वो भौतिक क्रिया हो चाहे वो रासायनिक क्रिया हो, सभी भौतिक एवं रासायनिक जो क्रियाएं होती हैं वो एक कोशिका के अंदर भी होती है। जैसे आप खाना खाते हो, खाना पचाने के लिए आपके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसी तरीके से सेल में किसी पदार्थ को पचाने के लिए अलग से सिस्टम होता है, मूवमेंट के लिए उनमें अलग से सिस्टम होता है, प्रजनन के लिए उनमें अलग से सिस्टम होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है, जितनी भी जैविक क्रियाएं आपके शरीर में होती हैं, वो सारी की सारी जैविक क्रियाएं कहां होती हैं? एक कोशिका के अंदर भी होती। तो पहली चीज हम लोगों ने अभी सेल का डिफिनीशन देखा। तो सेल, कोशिका क्या है? कोशिका किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती। ठीक, अब दूसरी चीज इसी में आता है कि इसकी खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को।
सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने की थी, वो अध्ययन कर रहे थे एक पेड़ की छाल का। किसका अध्ययन कर रहे थे? पेड़ की छाल का। जब वो अध्ययन कर रहे थे तो पेड़ की छाल का अध्ययन करने के दौरान उनको इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अगर आप लोग कभी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये स्ट्रक्चर एक बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का उनको एक स्ट्रक्चर दिखा और इसी स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कह दिया था? छोटा कमरा। जो पहला शब्द इस्तेमाल किया था वो था आपका छोटा कमरा, स्मॉल रूम या स्मॉल कंपार्टमेंट। फिर आगे चलकर इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। तो सबसे पहले सेल टर्म यानी कि खोजा भी तो था, उसके साथ साथ सबसे पहले शब्द भी क्या दिया था कोशिका का? किसने दिया था? रॉबर्ट हुक साहब ने दिया था। ठीक है। और जब इन्होंने कोशिका के बारे में बताया तब इनकी एक किताब थी अपनी और उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया की बुक्स इनकी थी और इस माइक्रोग्राफिया की बुक में इन्होंने पूरी की पूरी जो इन्होंने स्टडी की थी उस स्टडी का इन्होंने वर्णन किया। ठीक है। अब चूंकि रॉबर्ट हुक साहब ने पहली बार क्या किया था? सेल के बारे में बताया था, इसलिए रॉबर्ट हुक साहब को कह दिया गया फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि इनको कहा जाता है कोशिका विज्ञान का पिता। पहली बार इन्होंने सेल के बारे में बताया। ठीक है। तो जब इन्होंने सेल के बारे में बताया और माइक्रोग्राफिया की बुक्स में इन्होंने जब सेल का वर्णन किया तो उस समय तक यही लगा कि नहीं, रियल में क्या है? सेल यही है। अब यहां से थोड़ा सा बाजी पलटा। रॉबर्ट हुक, और ये इन्होंने दिया था 1664 और 65 के आसपास। ठीक है। और अक्सर यूपीएससी में तो नहीं लेकिन स्टेट पीसीएस में, जैसे आपका बीपीएससी हुआ या फिर यूपी पीसीएस हुआ, उसमें इसका सन पूछा जाता है कि सेल की डिस्कवरी कब हुई थी। तो सेल की डिस्कवरी 1664 और 1665 के आसपास मानी जाती है। यानी रॉबर्ट हुक ने जो अपना दिया था माइक्रोग्राफिया बुक में सेल के बारे में वर्णन, वह 1664 और 65 में दिया था। अब बात आती है 1969 की। 1969 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। ये क्या काम कर रहे थे? ये बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे। तो जब ये बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने ये पाया कि वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को बताया था वो कोशिका नहीं थी, सिर्फ कोशिका का बाहरी आवरण था। ठीक है। क्योंकि ये बैक्टीरिया पे अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने ही ये बताया था कि रॉबर्ट हुक ने, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो बताया कि वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने सेल को ढूंढा था वो सेल नहीं था, सेल का एक बाहरी आवरण था। और सेल के बाहरी आवरण को हम बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। इसकी हिंदी होती है कोशिका भित्ति। तो जो सेल का बाहरी आवरण होता है उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। और किसी भी कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वह निर्जीव पदार्थों की बनी होती है। ठीक है ना। एक प्रकार का वो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी निर्जीव कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से सेल्यूलोज। यानी कि जो सेल्यूलोज होता है वह कैसा होता है? निर्जीव पदार्थों का बना होता है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स होता है और ये डेड होता है। और ये कहां पाया जाता है? ओनली इन प्लांट। और चूंकि ये किसका अध्ययन कर रहे थे? पेड़ की छाल का अध्ययन कर रहे थे। तब वहां से एक नई चीज आई कि रॉबर्ट हुक ने जो ढूंढा था वह कोशिका का मृत भाग था। तो अब वहां से लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज का श्रेय दिया जाता है किसको? एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक को। और मृत कोशिका की खोज का श्रेय फिर किसको गया? रॉबर्ट हुक को। क्योंकि पहली बार
सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान का पिता। ठीक है, तो दो चीजें अभी हम लोगों ने यहां पर देखा कि कोशिका है क्या, दूसरी चीज इसकी खोज किसने की, और इस खोज से जो नई चीजें आई वो थी आपकी 1969 की रॉबर्ट हुक। इसके अलावा हम इंडियंस हैं, भारतीय हैं, हम भी पीछे नहीं हैं। कोशिका के बारे में फिर विस्तृत अध्ययन किया था स्वानसन साहब ने, स्वानसन। ठीक है, और फिर स्वानसन साहब को कहा जाने लगा फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का पिता। किसको? स्वानसन साहब को। हम पीछे नहीं हैं। मिस्टर ए के शर्मा, अरुण कुमार शर्मा, मिस्टर ए के शर्मा, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। ठीक है, तो तीन चीजों को हम लोगों ने अभी यहां पर देखा कि सेल की डिफिनीशन क्या है, और सेल की डिफिनीशन के बाद दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि सेल को खोजा किसने, और जब सेल को किसने खोजा, रॉबर्ट हुक साहब ने, तो खोज के आधार पर उनको हम कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने जितना भी सेल के बारे में ढूंढा था अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसको डिस्प्ले किया, प्रदर्शित किया। ठीक, सेल के बारे में और विस्तृत अध्ययन किया था किसने? स्वानसन साहब ने। तो स्वानसन साहब को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फिर उसके बाद मिस्टर ए के शर्मा, इंडियन साइंटिस्ट, बॉटनिस्ट थे ये। इनकी किताब भी आपके बीएचयू में चलती है, साइटोलॉजी के नाम से 7 खंडों में किताब आती है। तो ए के शर्मा को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। क्लियर? तो दो चीज हम लोगों ने यहां पर देखा। पहली चीज कि वास्तव में सेल होती क्या है, और अगर आपको थोड़ा सा देखना हो तो आप यहां पर देख सकते हैं। एक कोशिका जो होती है, सिंपल, एक कोशिका की जो संरचना होती है वो इसी तरीके से होती है। ठीक है, और अगर आप देख रहे हो, या हम आपको एक दूसरी इमेज से भी बताते हैं, या यही इमेज परफेक्ट है। सेल आप देख रहे हो, ये सब सेल के डिफरेंट डिफरेंट क्या है, आपके पार्ट हैं। ठीक है ना, ये जो देख प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइट्रोकांडिया, अंतःप्रदेव्य जालिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, अंतःप्रदेव्य जालिका, दो प्रकार की, काल्जी उपकरण। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये कोशिका, और ये सब कोशिका के विभिन्न भाग हैं। सबका कार्य अलग अलग है। कोशिका झिल्ली का कार्य अलग है। ये जो आप देख रहे हो ये एक जंतु कोशिका है। ठीक है, जंतु कोशिका है, एनिमल सेल है। ठीक है, और इस एनिमल सेल में ये जो लाइसोसोम, माइट्रोकांडिया, तारकाय वगैरह, ये सब हम अभी आगे आपको बताएंगे कि अब इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आप देख रहे हो, इनका नाम पूछा जाता है, इनका कार्य पूछा जाता है कि वास्तव में सेल में लाइसोसोम क्या करता है, सेल में राइबोसोम क्या करता है, और सेल में माइट्रोकांडिया क्या काम करता है। इसके अलावा इसके वर्किंग के आधार पर इनका उपनाम भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पूछा जाता है कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, यानी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। कोशिका में डाइजेशन का काम कौन करता है? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली या एटम बम ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, माइट्रोकांडिया ऊर्जा उत्पादन करता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है ना, केंद्रक, इसको कोशिका का जनन अंग बोलते हैं। तो ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जो सिंपल आप स्ट्रक्चर यहां पर देख रहे हो कोशिका का, वो आपका यही है। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर। अब आइए, इसको हम और अभी बाद में इस फिगर को से और चर्चा करेंगे हम। अब दूसरी चीज, इसी सेल के बारे में नेक्स्ट स्टेप अगर हम चले,
तो देखते हैं कि सेल का आकार क्या हो सकता है। अभी डिफिनीशन तो हम लोगों ने देख लिया कि सेल है क्या। सेल, कोशिका क्या है? किसी भी जीवधारी की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि वास्तव में डिफिनीशन तो हो गया, अब इनका आकार कैसा होता है, इनका साइज कैसा होता है। तो नॉर्मली एक जो सामान्य कोशिका होती है, किसी भी सामान्य कोशिका की साइज दो तरीके से, एक तो सबसे छोटी और एक तो आपका सबसे छोटी बड़ी, ठीक है। तो अगर हम साइज देखें इनका, तो साइज के आधार पर ये जो कोशिकाएं होती हैं वो 0.5 माइक्रोन से लगभग 20 माइक्रोन के बीच में होती है। ये इनका नॉर्मल साइज है, या मैक्सिमम अगर जाओगे तो ये 100 माइक्रोन के बीच होती मैक्सिमम। तो किसी भी एक सामान्य कोशिका का जो आकार होता है वह 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच में होता है। साइज यहां पर डायमीटर की बात हो रही है, ठीक है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? इतनी छोटी चीज को आपकी नंगी आंखें देखने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हमारी ह्यूमन आई का जो रिजोल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है ना। हमारे अंदर आंखों की प्रॉपर्टी में जानवरों से भी बहुत कम प्रॉपर्टी है। 5% के आसपास जानवरों की भी प्रॉपर्टी हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि ह्यूमन क्या है, जब इवोल्यूशन हुआ तो इस इवोल्यूशन के पीरियड में ह्यूमन सबसे उच्च कैटेगरी का जानवर कहलाता है, ठीक है ना। जानवर ही है हम लोग, आप ये मत समझिएगा कि आप इंसान हैं। इंसान तो नाम दिया गया है। इस धरती पर जितने भी जानवर हैं उसमें हम लोग सबसे उच्च कोटि के जानवर हैं और सबसे बुद्धिमान भी नहीं है। ये मत समझिएगा कि हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान वो है जानवर हैं। सबसे इंटेलिजेंट अगर कोई एनिमल्स है तो वह है डॉल्फिन, क्योंकि इंटेलिजेंसी प्रूफ की जाती है आपके ब्रेन की एक्टिविटी पे। डॉल्फिन का जो दिमाग होता है वो 24 घंटे एक्टिव होता है, लेकिन जब हम सोते हैं तो हमारा 70% दिमाग इनएक्टिव होता है, सक्रिय नहीं रहता है। बहरहाल आगे चलते हैं। तो नॉर्मल साइज कितनी है? 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच में। बट इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, और इसी एक्सेप्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक्सेप्शन में पहला अपवाद एक्सेप्शन को हम बोलते हैं अपवाद, और इसका पहला ही अपवाद जो है वो है स्मॉलेस्ट सेल। अगर सबसे छोटी कोशिका की हम बात की जाए, स्मॉलेस्ट सेल, तो नॉर्मली आपके दिमाग में आ जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, 0.5 माइक्रोन की। लेकिन नहीं, सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया की होती है, एक जीवाणु की होती है। बैक्टीरिया को हम बोलते हैं जीवाणु, और उसकी साइज जो होती है वो है 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन, और इसका नाम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जीवाणु का नाम है ये, और इसका कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम है इसका PPLO। PPLO को हम बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। सबसे छोटा ये जीवाणु होता है, और सबसे छोटा सेल की भी संज्ञा इसको दी जाती है। इसको एक और नाम से पुकारा जाता है, जोकर, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो किसका नाम है ये? एक जीवाणु का, और उस जीवाणु का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसकी साइज क्या है? 0.1 माइक्रोन। नॉर्मली साइज कितनी होती है? 0.5 माइक्रोन, लेकिन इसकी साइज कितनी है? 0.1 माइक्रोन। क्लियर? इनको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी साइज क्या करते हैं? थोड़ी बहुत बदलते रहते हैं, ठीक है ना। और इनका नाम है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जैसे आप एक नाम प्लूरो मीन्स होता है झूठा, निमोनिया का मतलब होता है निमोनिया, लाइक का मतलब होता है जैसा, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव, ठीक है। तो ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, ये करता क्या है कि जो जानवर होते हैं, जानवरों में निमोनिया जैसे रोग
उत्पन्न करता है, यानी उनके फेफड़े को क्या करता है, संक्रमित करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो चूंकि ये निमोनिया जैसा रोग उत्पन्न करता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और किसमें, सिर्फ जानवरों में रोग उत्पन्न करता है, मनुष्यों में नहीं, क्योंकि मनुष्यों में, बच्चों में निमोनिया रोग होता है एक दूसरे जीवाणु से, और उस जीवाणु का नाम है डायलिस्टर निमोनी। ठीक है ना। और इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी में भी आता है, क्योंकि निमोनिया से बचाव के लिए हमारे पास कोई टीका अवेलेबल नहीं था। भारत बायोटेक ने पहली बार निमोनिया का स्वदेशी टीका बनाया था, जिसका नाम था न्यूमोसिल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। और हर एक एग्जाम में 2 साल से इससे क्वेश्चन आ रहा है कि निमोनिया का कौन सा स्वदेशी टीका है। तो सबसे छोटा जीवाणु सबसे छोटी सेल किसकी होती है, आपकी जीवाणु की होती है। ठीक है। एक चीज और गौर कीजिएगा, यहां पर समझने वाली बात है, वायरस और बैक्टीरिया 2 अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना। वायरस नाम पता होगा, 2 साल से आप लोग इससे झेल रहे हो। ठीक है। अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम था। एक छोटे से जीव ने, ठीक है, एक कहावत सुनी होगी कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। वैसी एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्चुअली इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहेंगे, जिसका नाम है वायरस। ठीक है। और जो अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो कोरोना पीरियड में जो वायरस है, उस वायरस का नाम है सार्स। याद रखिए रहेगा, वायरस नहीं बोलते हैं उसको, सार्स कोव 2, सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, क्योंकि ये कोरोना वायरस 2001-12 में भी आ चुका था, वो कोरोना वायरस 1 फिर कहलाया, ये कोरोना वायरस 2 कहलाता है। और जो आप नाम सुनते हो कोविड-19, ये कोविड-19 रोग का नाम है, न कि वायरस का नाम है। ये रोग का नाम है, और ये क्या है, आपका वायरस का नाम है। वायरस का नाम जो रखता है वो टेक्सोनॉमिक यूनियन रखता है, लेकिन जो आप कोविड का रोग का नाम रखता है, रोग का नाम WHO के द्वारा रखा जाता है। क्लियर। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान दिए रहिएगा। अलग से मैं वायरस चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें और भी डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो अब जो अगर चूंकि यहां पे वायरस की चर्चा हो गई है, तो ये भी जान लीजिए, वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से लगभग 1000 गुना छोटे होते हैं। वायरस को हम हिंदी में विषाणु बोलते हैं। विषाणु जो होते हैं वह जीवाणु से लगभग सबसे बड़ा जो विषाणु होता है, सबसे छोटा विषाणु सबसे बड़े जीवाणु के बराबर होता है। इतना छोटा होता है आपका वायरस। लेकिन फिर भी वायरस को हम स्मॉलेस्ट सेल में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वायरस कोई जीव नहीं है। वायरस एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। जब ये आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर की मशीनरी का इस्तेमाल करता है, और आपकी शरीर की मशीनरी का इस्तेमाल करके ये अपना द्विगुणन, मल्टीप्लिकेशन करता है, जनन करता है। और जनन करना जीवों का गुण है। तो जब ये आपके शरीर के अंदर जाता है तो जनन करता है, तो इसको हम जीव कहते हैं। लेकिन यही वायरस अगर आपके एटमॉस्फेयर में हो, कहीं पे भी बाहर हो, जीव के अंदर न हो, तब वो निर्जीव है, तब वो जीव नहीं है, तब वो अपना जनन नहीं कर सकता है, अपना वृद्धि नहीं कर सकता है। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। ठीक है। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए वायरस कोशिका नहीं है, वायरस जीव नहीं है, जबकि बैक्टीरिया क्या है, जीव। तो सबसे छोटी कोशिका को हम लोगों ने देखा, वो कौन सा था, आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अब उसके बाद आते हैं लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका में नाम आता है आपका ऑस्ट्रिच एग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर इसका वेट देखा जाए तो ये लगभग 2 किलोग्राम के आसपास इनका वेट होता है। और इनकी अगर आप लंबाई देखोगे तो ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती। तो सबसे बड़ी कोशिका का श्रेय किसको जाता है, ऑस्ट्रिच एग को। ठीक है ना। अब एक चीज, किसी भी सेल को आप देख नहीं सकते हो। ठीक है ना। आज के बाद से ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा।
सेल आप देखते भी नहीं हो, बहुत सारे लोग सेल को खाते भी हैं। किसी भी जानवर का जो अंडा है, किसी भी जानवर का अंडा, किसी भी जानवर का जो अंडा होता है वो सिंगल सेल होता है ऑलवेज। और किसी भी जानवर की जो उत्पत्ति होती है वो हमेशा सिंगल सेल से होती है, हमेशा एक कोशिका से होती है, कभी भी मल्टीपल सेल से नहीं होती है। वहीं एक सेल आपस में मिक्स होते हैं तो फिर मल्टीपल सेल बनाते हैं, लेकिन शुरुआत उनकी कहां से होती है? सिंगल सेल से। तो पुराने जमाने में एक कहावत है कि मुर्गी या आया पहले अंडा, तो अब साइंस ने प्रूव कर दिया कि पहले अंडा आया। कहां से आया ये भी विवाद का विषय है, लेकिन आया तो होगा पहले अंडा है, क्योंकि अंडा क्या होता है, एक क्या होता है, वो सिंगल सेल होता है। ठीक है ना? तो अब मत कहना कि आप लोगों ने सिंगल सेल नहीं देखा है, क्योंकि अंडे तो आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है ना? ऑस्ट्रिच का अंडा नहीं देखा होगा, मुर्गी का अंडा तो देखा ही होगा। ठीक है ना? मार्केट में बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये जो अंडे होते हैं, किसी भी जानवर के अंडे होते हैं, वो कैसे होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। तो उसमें अंडों में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ऑस्ट्रिच एग होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका भी किसको मानी जाती है? ऑस्ट्रिच एग को। इसके अलावा एक और अपवाद है, लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होती है आपकी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ये सबसे लंबी कोशिका होती है, और इनकी लंबाई अगर देखा जाए तो सबसे लंबी कोशिका लगभग कितनी होती है? 3.5 फीट के आसपास होती है। ठीक है ना? सबसे लंबी। और तंत्रिका कोशिकाएं आपके शरीर में होती हैं, सर से लेके पूरे पैर तक ये तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं? आपके बॉडी में फैली होती हैं। और ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं आपके शरीर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करती हैं, और इनका सेंटर पॉइंट होता है आपका ब्रेन। ठीक है ना? जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या होता है? उसका सेंटर पॉइंट होता है। मोबाइल क्या है? आपका सेंटर पॉइंट होता है, जो वेव्स को लेता है और वेव्स को भेजता है। तो उसी तरीके से आपके शरीर में जो नर्वस सिस्टम होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कम्युनिकेशन यानी कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो उसमें जो या और ये किसके द्वारा होता है? तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिकाएं क्या होती हैं? ये सबसे लंबी कोशिका मानी जाती हैं, जबकि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग। ठीक है? तो ये दो चीजें क्लियर हुई आपकी। पहला, सेल का डिफिनीशन क्लियर हुआ, डिफिनीशन के बाद इसके खोज, और खोज के बाद इसका आकार, और आकार के बाद इसी आकार का थोड़ा सा एक्सेप्शन कि कौन कौन सा है। अब उसके बाद दूसरी चीज इसमें आती है सेल थियरी। सेल थियरी, सेल थियरी को हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, और वो सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरे का नाम था आपका स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन साहब ने क्या किया था? प्लांट सेल के बारे में बताया था, पादप कोशिका के बारे में। और स्वान सेल साहब ने क्या किया था? एनिमल सेल के बारे में बताया था। ठीक है ना? देखो, आप लोगों के लेवल तक ये कोशिका सिद्धांत है। ठीक है ना? लेकिन जब हम हायर स्टडी में जाते हैं, रिसर्च वगैरह, तो अब ये कोशिका सिद्धांत नहीं होता है, सेल जनरलाइजेशन हो जाता है। ठीक है? तो इन लोगों का कोई अपना मत नहीं था, स्लाइडेन और स्वान साहब का। लोगों ने जो सेल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को बताया था, तो एनिमल सेल को जो बताया था तो इन्होंने एक जगह रख दिया, प्लांट सेल को जो लोगों ने बताया था तो स्वान साहब ने इसको एक जगह रख दिया, और दोनों लोग ने मिलाकर 3 पॉइंट जनरेट किए, और उन्हीं तीनों पॉइंट को इन्होंने क्या कह दिया? कोशिका सिद्धांत। जबकि आगे चल के ये क्या हो गया? सेल जनरलाइजेशन हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे ये कहा जाता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। बट मॉडर्न साइंस, आज का साइंस ये कहता है कि सेल इज द ओनली स्ट्रक्चरल यूनिट। कोशिका जो है वो केवल संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई नहीं है, जबकि डीएनए को बोला जाता है क्रियात्मक इकाई। ठीक है ना? ये मॉडर्न साइंस बोलता है। तो ठीक उसी तरीके से मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि ये सेल थियरी नहीं है, कोशिका सिद्धांत नहीं है, बल्कि क्या है? सेल जनरलाइजेशन है। लेकिन आप लोगों के लेवल तक जो हम लोग पढ़ते हैं अभी जीएस, उसको हम या क्या मानेंगे? कोशिका सिद्धांत ही मानेंगे।
अपना इनका मत था नहीं, मत दूसरे लोगों का था, और इन्होंने क्या किया, उनके मतों को एक साथ रख दिया। ठीक है ना। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। अब आप ऐसे ही समझिएगा, आप ये समझिए कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जब आप कक्षा 6 में पढ़ते थे या 5 में पढ़ते थे, तो आपको बताया जाता था कि हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, पढ़ाया जाता है। 9-10 में जब आप पढ़ने जाते हो तो पता चलता है कि भीमराव अंबेडकर उस संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि संविधान के निर्माण में सिर्फ उन्हीं का नहीं था, कई पूरी समिति का योगदान था, लेकिन चीफ तो वही थे, अध्यक्ष वही थे। तो हमने बचपन में पढ़ा था कि संविधान के रचयिता ये, लेकिन बड़े चलकर हम जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नहीं, कुछ और है। तो ठीक उसी तरीके से इस लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव लेवल है हमारा, जीएस लेवल है, उसमें हम सेल थियरी को किसको मानेंगे, स्लाइडेन और स्वान को। तो इन्होंने 3 पॉइंट जनरेट किए, और उस 3 पॉइंट को उन्होंने क्या किया, पहला पॉइंट जो बोला था कि जो कोशिका होती है, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं की होती है, यानी एवरी सेल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक कोशिका, जो मैंने पहला पॉइंट बताया, प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। प्रत्येक जीव, चाहे वो कोई भी जीव हो, प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। क्लियर, 2 पॉइंट। यानी पहला पॉइंट क्या था, प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट था, प्रत्येक जीव अपनी पूर्ववर्ती, यानी प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। तीसरा पॉइंट, कोशिका जो होती हैं वो जीवों के शरीर की क्रिया की इकाई होती। ठीक है, अब ये हो गया है, डीएनए हो गया है क्रिया की इकाई, लेकिन आपको यहां पे यही पढ़ना है। ठीक है ना, कोशिका जीवों के शरीर की क्रिया की इकाई होती। तो इन 3 पॉइंट को मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। पहला पॉइंट क्या था, प्रत्येक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। और तीसरा पॉइंट, कोशिका जीवों के शरीर की क्रिया की इकाई होती। इन्हीं 3 पॉइंट को इन्होंने क्या कहा, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का नाम दिया, और यही आज भी माना जाता है। जो जीव इसका पालन करता है वही कोशिका या जीव कहलाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इस सिद्धांत का पालन करता है वो जीव है, और जो इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है वो जीव नहीं। ठीक है, इसी का अपवाद है आपका वायरस। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। ठीक है, कोशिका सिद्धांत का पालन इसलिए नहीं करता क्योंकि वायरस में जो क्रिया की इकाई कहा जाता है कि जीव जो होते हैं, कोशिका जो होती है क्रिया की इकाई होती है, ऐसा वायरस में नहीं होता, क्योंकि वायरस सजीव भी है, वायरस निर्जीव भी है। ठीक है ना। अब आप ये मत समझिएगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि जिसमें जीवन है वो जीव है और जिसमें जीवन नहीं है वो जीव नहीं है। बिल्कुल नहीं। सजीव वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर म्यूटेशन होता है, जिनके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, और निर्जीव वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है। निर्जीव वे होते हैं जिनको हम क्रिस्टल रूप में परिवर्तित करके कई वर्षों तक रख सकते हैं, और सजीवों को कभी भी क्रिस्टल फॉर्म में, पदार्थ का एक रूप होता है, कभी भी सजीव को हम क्रिस्टल फॉर्म में नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा जो डिफिनीशन है सजीव और निर्जीव का वो ये कि सजीवों में प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है, निर्जीव में प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती। तो वायरस में मूलतः प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया नहीं होती तब तक जब तक कि वो किसी के शरीर में न पहुंच जाए, या किसी के होस्ट में, जिसके शरीर में पहुंचता है उसी को हम बोलते हैं होस्ट बॉडी। तो कोशिका सिद्धांत का पालन हर एक जीव करता है, हर एक पौधा करता है, सिर्फ एक ही नहीं करता है, और वह है आपका कौन सा, वायरस, विषाणु। विषाणु जो होता है वह कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, इसीलिए वायरस को कहा जाता है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी।
तो आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको कोशिका सिद्धांत। अब इसके बाद, इस कोशिका सिद्धांत के बाद नेक्स्ट पे अगर हम चले तो आता है टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है ना, कोशिका के प्रकार। और ये जो कोशिका के प्रकार हैं वो केंद्रक के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। इनका जो विभाजन का आधार है वो क्या है? केंद्रक के आधार पर। केंद्रक को इंग्लिश में हम बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक के आधार पर, ठीक है। तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को दो भाग में, या तो कह सकते हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अंतर सिर्फ इनमें कैरेक्टर का है, अंतर सिर्फ इनमें कैरेक्टर का है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें 1995 में हमारे देश में इंटरनेट आया, मोबाइल क्रांति शुरू हुई, ठीक है ना। तो 1995 में आप कल्पना करो कि सबके पास कैसा फोन था? कीपैड फोन था, सिर्फ बात कर सकते थे और मैसेज भेज सकते थे, यही तो था। धीरे धीरे इसमें मॉडिफिकेशन होता गया। मॉडिफिकेशन होने के समय आज की कंडीशन यह है कि आपका फोन एक कंप्यूटर के बराबर काम करता है। तो क्या बातचीत करने वाले की प्रक्रिया समाप्त हुई? टेक्स्ट मैसेज भेजने का सिस्टम समाप्त हुआ? नहीं, उसके साथ साथ एडिशनल कैरेक्टर उसमें क्या किए गए? जुड़ते गए। तो उसी तरीके से जब पहली बार आदि जीव बना, समुद्र में जो पहला जीव बना, सबसे निम्न कोटि का जीव था, तो वो जीव कैसे होते थे? प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। फिर अब उनमें नए नए कैरेक्टर डेवलप होने लगे, नई नई चीजें आने लगी। और अच्छा, ये नई नई चीजें आई कैसे? म्यूटेशन से आई, उत्परिवर्तन से आई। ये मत समझ लेना कि एक जंतु में परिवर्तन हुआ तो वो समाप्त हो गया, ऐसी बात नहीं है। जब जीवन का उद्भव शुरू हुआ, ओपेरिन साहब ने बताया कि जब जंतुओं का निर्माण हुआ, तो फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कैसे कैरेक्टर डेवलप हुआ। हमारे धरती पर कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ? जैसे कहा जाता है कि बंदर जो होते हैं वो हमारे पूर्वज हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, और बंदरों में ही परिवर्तन हुआ तो ऑरंगटन बने, चिंपैंजी बने, गोरिल्ला बने, और फिर मानव बने। तो बंदर समाप्त क्यों नहीं हुए? ऑरंगटन क्यों नहीं समाप्त हुए? चिंपैंजी क्यों नहीं समाप्त हुए? तो इसके पीछे है आपका म्यूटेशन, ठीक है ना। जैसे आप देखिएगा, घर में दो भाई हैं, कल्पना कीजिए आपके घर में दो भाई हैं, एक भाई के हाथों में 5 अंगुली है और एक भाई के हाथों में 6 अंगुली है। नॉर्मली हम लोगों के हाथ में कितनी अंगुली होती है? 5। दो भाई हैं, एक के हाथ में 6 अंगुली है और एक के हाथ में 5 अंगुली है। 5 अंगुली वाले के बच्चे भी अगले चले जाओ 3-4 पीढ़ियों तक 5 अंगुली वाले हुए, लेकिन अगर दुर्भाग्य से इनके सभी बच्चों के अंदर 6-6 अंगुली पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, तो हम नहीं कह सकते हैं कुछ समय के बाद एक ही फैमिली में दो जातियां सरवाइव कर रही हैं। एक ऐसी जातियां हैं जिसमें 5 अंगुली है और एक ऐसी जातियां हैं जिसमें 6 अंगुली है। ये तो बहुत माइन्यूट कैरेक्टर हम बता रहे हैं। तो 5 अंगुली वाली भी बची रही और 6 अंगुली वाली क्या हो गई? एक नया जनरेशन हो गया। तो ठीक इसी तरीके से जो एनिमल्स बने धरती पर, उनके अंदर परिवर्तन हुआ, और जब उनके अंदर उनके डीएनए में परिवर्तन हुआ, उनके आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन हुआ, तो ये नया लक्षण उत्पन्न हुआ, और यही नया लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा, तो एक नई जाति का निर्माण हो। तो ठीक उसी तरीके से जो प्रारंभिक अवस्था में कोशिका बनी थी उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जो आधुनिक कोशिकाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है आपका केंद्रक का, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें केंद्रक पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? केंद्रक पूरी तरीके से विकसित होता है, ठीक है ना। तो फिर इसके आगे की स्टडी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।